So, okay, very good morning to all. This is our class number 13, linear algebra. So, let's start our today's class. I am audible? Okay. So, देखिए लास्ट क्लास में जैसे हमने बेसिस क्या होता है, देन डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ओके, एंड कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस की हमने डायमेंशन फाइंड आउट की है. आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, जैसे देखिए सो ठीक है, देखिए लास्ट में जैसे हमने कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस की डायमेंशन देखी थी. जैसे हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, आप ही बताना मुझे कि इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी. ठीक है, यहाँ पे मैं वेक्टर स्पेस लिखता हूँ और इधर डायमेंशन लिखता हूँ. बताइए मुझे इसकी डायमेंशन कितनी होगी. 1 होंगी. ओके, और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड बेसिस लिखते हैं. ठीक है, तो स्टैंडर्ड बेसिस में क्या आएगा, ओनली सिंगलटन 1 आ जाएगा. ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस. नाउ अगर मैं ऐसे ही सी ओवर सी लिखता हूँ तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, बोलो. इसकी भी डायमेंशन 1 होगी और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड बेसिस में क्या आएगा, 1 आएगा. सिमिलरली अगर मैं Q ओवर Q लिखता हूँ, इट इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस और इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 1 होगी और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड बेसिस में क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे C ओवर R लिखता हूँ, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन होती है 2 और इसमें इसके स्टैंडर्ड बेसिस में कौन कौन आते हैं, 1 और I आता है. ठीक है, यस. फिर इसके बाद हमने देखा था सी ओवर क्यू. सी ओवर क्यू, तो इसकी जो डायमेंशन थी वो एक्चुअल में इनफाइनाइट थी, है ना, इसकी कोई स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होती है. ठीक है, यस. क्यू इनफाइनाइट इसकी डायमेंशन थी, वो हम जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे आर ओवर क्यू. आर ओवर क्यू की भी डायमेंशन कितनी है, इसकी भी डायमेंशन इनफाइनाइट है. ठीक है, यस. और इसका कोई भी स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होता है. जैसे यहाँ पे देखिए, आर ओवर आर की डायमेंशन 1 क्यू है और इसका स्टैंडर्ड बेसिस जो है ये क्यू है. ओके, सो अगर आप देखोगे, है ना, देखिए यहाँ पे जैसे आर ओवर आर, हमने बेसिस किसको कहा है. सबसे पहले तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिस, है ना, ये हमें पता होना चाहिए कि बेसिस होता क्या है. देन हम मूव ऑन करेंगे आगे. तो बेसिस होता है ऐसा सेट जो एलआई हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और साथ में क्या हो, जनरेटिंग सेट हो. जिस सेट में, है ना, किसी, देखिए अगर एस वेक्टर स्पेस का क्या है, सबसेट है. ओके, एस क्या है, इस वेक्टर स्पेस का अगर सबसेट है और इस एस के पास अगर ये दो प्रॉपर्टी है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और जनरेटिंग सेट है, तब हम उस एस को क्या कह सकते हैं, बेसिस कह सकते हैं. और हमने ये भी देखा है कि बेसिक का यूनिक होना कोई जरूरी नहीं है, बेसिक मोर देन 1 हो सकते हैं. ओके, इवन के अगर फील्ड इनफाइनाइट है तो बेसिस भी इनफाइनाइट होते हैं. लेकिन जैसे मान लो S1 एक बेसिस है इस वेक्टर स्पेस का और S2 भी बेसिस है इस वेक्टर स्पेस का, हो सकता है कि ये डिफरेंट हो, है ना, लेकिन इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है, ओके. सो ऐसा सेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट और जनरेटिंग सेट होता है उसको हम कहते हैं बेसिस. तो देखिए ये यहाँ पे वेक्टर स्पेस क्या है, इट इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स. ठीक है, यस. तो इसका एक सबसेट हम लेते हैं, जैसे हमने लिया सिंगलटन 1. आप कुछ और भी ले सकते हो लेकिन मैं समझने के लिए हमने सिंगलटन 1 ले लिया. ठीक है, यस, ओके. तो अब मुझे चेक करना है कि ये सेट क्या इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है. तो यस, हमने एक रिजल्ट देखा था कि अगर किसी सेट में एक नॉन जीरो वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये सेट हमेशा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है.
ओके, यस, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हो कि इसके कॉम्बिनेशन को, है ना, इसके कॉम्बिनेशन को जीरो बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस स्केलर को हमें जीरो चूज करना पड़ेगा। और जब आपको वेक्टर्स गिवन होते हैं, ओके, जब हमें वेक्टर्स गिवन होते हैं और उनके कॉम्बिनेशन को अगर हमें जीरो जीरो बनाना है और जीरो बनाने का सिर्फ एकमात्र तरीका हो कि सभी स्केलर को जीरो चूज करना पड़े, तो ऐसे समय पे ये जो वेक्टर्स होते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर का सेट है, मीन्स जिसमें वन है, तो ये कैसा है, ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब मुझे चेक करना है क्या ये जनरेटिंग सेट है। जनरेटिंग सेट बोले तो क्या इस वेक्टर से इस वेक्टर स्पेस के सभी एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। यस, तो आंसर है यस। कैसे, जैसे देखो अगर हमने एक आर्बिट्ररी नंबर लिया, रियल नंबर वन, सॉरी ए, हमने एक रियल नंबर लिया, क्या मैं इस ए को इस वन से जनरेट कर सकता हूँ। तो आंसर है यस। कैसे, हम क्या करेंगे, फील्ड से स्केलर लेके आएंगे। यहाँ फील्ड क्या है, फील्ड है रियल नंबर की, तो हमने ए ले लिया फील्ड से, है ना। यस, ए कहाँ से लिया, फील्ड से ले लिया, और इस ए को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, वन से, तो मुझे क्या मिल गया, ए मिल गया। इसका मतलब कि मैं सभी रियल नंबर को जनरेट कर सकता हूँ। जैसे मुझे सेवन को जनरेट करना है तो मैं सेवन यहाँ फील्ड से लूंगा और इस वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेवन वन जा सेवन, तो सेवन बन जाएगा ऐसे। ठीक है, यस। तो इससे पता चला कि ये जो सेट है ये जनरेटिंग सेट भी है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी है। दैट्स वाई ये क्या बन जाएगा, ये बेसिस बन जाएगा। ओके, अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगलटन वन ही बेसिस होगा। आप जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, क्या ले लिया, आपका कोई फेवरेट नंबर ले लो, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया थ्री। ठीक है, ऐसा कोई हमने ले लिया सिंगलटन थ्री, तो क्या ये सेट भी बेसिस है। तो देखते हैं, तो देखिए ये सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर का सेट है। कैसा है, नॉन जीरो वेक्टर है, इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होगा ही। अब क्या ये जनरेटिंग सेट है, तो आंसर है यस। कैसे जनरेटिंग है, तो देखिए अगर आप कोई भी नंबर लेते हो, जैसे हमने रियल नंबर ले लिया ए, है ना, ये हमने वेक्टर स्पेस से नंबर लिया, एलिमेंट लिया ए, क्या मैं इस एलिमेंट को इस तरीके से जनरेट कर सकता हूँ। तो आंसर है यस। हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस फील्ड से ए बाय थ्री ले लेंगे। देखिए ए अगर रियल नंबर है तो ए बाय थ्री भी रियल नंबर होगा, तो ये फील्ड में प्रेजेंट ही रहेगा। तो हम ये फील्ड के स्केलर से, है ना, ये स्केलर से थ्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, तो हमने क्या किया, थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए, आ गया अपना ए, है ना। तो इस टाइप से दैट मीन्स ये जनरेटिंग सेट भी है, तो किसी भी रियल नंबर को हम थ्री से जनरेट कर सकते हैं। यस, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट एज वेल एज जनरेटिंग सेट है, तो ये क्या बन गया है, ये बेसिस बन गया है। ठीक है, तो ये था बेसिस वाला कंसेप्ट, इसलिए हमने कहा था, देखिए अभी बेसिस में कितने एलिमेंट्स है, एक ही एलिमेंट है ना, कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, इसलिए डायमेंशन कितनी होगी, एक होंगी। और इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो ये होता है। और जनरल बेसिस में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे सिंगलटन ए, वेयर ए इज नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो नंबर इसमें ले लीजिए, वो आपका जनरल बेसिस बन जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे भी है ना, और क्यू पे भी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं नहीं बताता, आप खुद सोचना इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे जब हम आए सी ओवर आर पे, कहाँ आए हम, सी ओवर आर पे जब हम आए, तो देखो क्या हुआ, इधर क्या हुआ, है ना। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे मुझे अब जो फील्ड, सॉरी, जो वेक्टर स्पेस है वो है वेक्टर स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फील्ड यहाँ पे क्या है, फील्ड ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, तो क्या सर, जैसे अगर हम यहाँ सिंगलटन वन लेते हैं तो क्या ये बेसिस बनेगा। तो देखिए सिंगलटन है, इस नॉन जीरो का सेट है, इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन क्या है, जनरेटिंग सेट होगा। जैसे हमने क्या लिया, ए प्लस आई बी, ये इस वेक्टर स्पेस से एक एलिमेंट हमने ले लिया। क्या मैं ए प्लस आई बी को वन से जनरेट कर सकता हूँ। वन से जनरेट करने का क्या मीनिंग, क्या मैं किसी फील्ड के स्केलर से वन को मल्टीप्लाई करके ए प्लस आई बी बना सकता हूँ। तो आंसर है नहीं, क्योंकि देखिए फील्ड से कोई जो भी एलिमेंट आप लोगे वो रियल नंबर रहेगा, और रियल नंबर को जब वन से मल्टीप्लाई करोगे तो रियल नंबर ही मिलेगा, और हमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो ये जो है ये जनरेटिंग सेट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जनरेटिंग सेट नहीं है, ये सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये बेसिस की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इस कारण ये बेसिस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल में क्या है, ये जनरेटिंग सेट नहीं है। तो इसको हम जनरेटिंग सेट बनाते हैं, कुछ एलिमेंट इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि देखो इसमें वन पहले से था, हमने आई ऐड कर दिया, क्या ऐड किया, आई को ऐड किया। तो देखिए अब क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है,
तो अब दो वेक्टर को हम कैसे चेक करते हैं, एल आई है या एल डी है, तो हम चेक करते हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है क्या। अब देखिए हमें पता है कि वन को किसी भी स्केलर, स्केलर बोले तो रियल नंबर, यहाँ पे वन को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके आई को नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ओके, यस। अब मुझे चेक करना है क्या ये जनरेटिंग सेट है। तो जैसे हमने ये एलिमेंट ले लिया वेक्टर स्पेस से और मुझे इनसे इनसे जनरेट करवाना है ना, वन और आई से इस एलिमेंट को जनरेट करवाना है, तो हम कर सकते हैं क्या। तो देखिए ए और बी क्या होते हैं, हम सभी को पता है रियल नंबर होते हैं। तो हमने क्या किया, ए से वन को मल्टीप्लाई कर दिया और बी से आई को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, ए प्लस आई भी बन गया, है ना। तो हमने इन दो एलिमेंट से इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को जनरेट कर दिया, और ये कोई आर्बिट्री है, दैट्स मींस कि हम इस वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो इससे पता चला कि जनरेटिंग सेट है। तो ये भी क्या बन गया, बेसिस बन गया है, और इसमें दो एलिमेंट्स है ना, दो एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए इसकी जो डायमेंशन होंगी वो क्या होंगी, टू होंगी। वो यहाँ पे आप देख सकते हो, सी ओवर आर की जो डायमेंशन होती है वो होती है टू। और इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो ये है। और अगर आपको जनरल बेसिस लेना है तो कोई भी क्या लीजिए, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, लेकिन ऐसे लेना कि वो एक दूसरे के क्या ना हो, स्केलर मल्टीपल ना हो। क्योंकि अगर वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल बन गए तो फिर वो क्या बन जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाते हैं, है ना। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, देखते हैं कौन आंसर करता है। जैसे मैं अगर पूछ रहा हूँ कि मेरे पास एक बेसिस है जिसके अंदर जीरो वेक्टर है, क्या मैंने सच बोला है, बोलो। जैसे मेरे पास एक बेसिस है जिसके अंदर जीरो वेक्टर है, ठीक है, इस टाइप से। तो मैंने क्या, ये जो मैं स्टेटमेंट बोला है, क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, क्या ऐसा पॉसिबल है, बोलो मुझे, आंसर करो। हम्म, तो आंसर है फॉल्स, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ। क्यों सर, क्यों झूठ कह रहे हो बच्चों, सोचो जरा। किसी भी बेसिस में जीरो वेक्टर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जीरो वेक्टर जिस भी सेट में होता है सर, उस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट बना देता है सर, क्या कर देता है, लीनियरली डिपेंडेंट बना देता है सर, और अपना बेसिस तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। तो हमेशा याद रखना, किसी भी बेसिस में जीरो वेक्टर नहीं होता है। एक और क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे ये रहा, कि मैं ये कह रहा हूँ सर कि मेरे पास ना एक ऐसा बेसिस है जो वेक्टर स्पेस है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एक ऐसा बेसिस है जो वेक्टर स्पेस है। तो बोलो बच्चों, क्या ये ट्रू है ना, बोलो बोलो, क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। मेरे पास एक ऐसा बेसिस है जो वेक्टर स्पेस है। सोचो जरा, सोचो, है ना। फॉल्स है, क्यों फॉल्स है। हाँ, देखिए अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बेसिस है जो वेक्टर स्पेस है, तो ये बिल्कुल फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर बेसिस है तो इसमें जीरो वेक्टर नहीं होगा, और वेक्टर स्पेस में तो जीरो वेक्टर होता ही है। वेक्टर स्पेस तो जीरो वेक्टर के बिना अधूरा होता है ना। हाउ इट इज पॉसिबल, इसमें कह रहे हो कि जीरो नहीं है और इसमें जीरो है, तो ये कैसे फिर इक्वल हो सकता है ना, कैसे बेसिस वेक्टर स्पेस बन सकता है। तो ये फॉल्स होगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस मुझे ऐसा लगता है, इसके बारे में आप भी सोचिएगा, है ना। एक्सेप्शनल केस, इसके बारे में आप भी सोचिएगा और बताइएगा मुझे, है ना, कि ग्रुप पे बताइएगा। अगर मैंने सिर्फ ये ले लिया, सिर्फ जिसमें जीरो है, और मैंने फील्ड लिया, फील्ड ऑफ रियल नंबर सपोज, ठीक है, तो क्या ये फिर, है ना, यही तो बेसिस रहेगा इसका। नहीं 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 नहीं, बराबर है। इसका बेसिस तो फिर ये आ जाएगा ना। बराबर है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये एक्सेप्शनल केस भी खत्म हो जाती है यहाँ पे। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया है शायद कि जो एम्प्टी सेट का लीनियर स्पान होता है ना, वो सिंगलटन से जीरो होता है, ठीक है। तो इसका तो फाइव रहेगा ना, तो ये तो वैसे भी इक्वल नहीं है। तो फिर तो केस एक्सेप्शनल कहाँ से रहा ये, एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल तो बिल्कुल भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये बिल्कुल फॉल्स ही रहेगा, याद रखना। इससे हमें पता चला कि संसार में ऐसा कोई बेसिस नहीं है जो वेक्टर स्पेस बने, ठीक है।
जो एक्सेप्शनल केस मैंने सोचा था वो अभी अभी मुझे क्लिक की है कि ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो बेसिस होगा वो तो इस 5 होगा ना, एम्प्टी सेट होता है सिंगलटन जीरो का, तो दैट्स वाई वैसे भी इक्वल नहीं होनी है फिर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अच्छा, ये जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आर ओवर क्यू की जो डायमेंशन है ये इनफाइनाइट क्यू होती है ना, इस पे तो बहुत कुछ रिसर्च वाला टॉपिक। देखो सर, कहानी कुछ ऐसे है, जैसे अपन नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देखिए, जैसे आर ओवर क्यू की हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आर ओवर क्यू, तो इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट क्यू है, ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्यों नहीं होता है ना, इस टाइप से। देखिए सर, जैसे हमें पता है कि बेसिस क्या है, ऐसा सेट होता है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और साथ में जनरेटिंग सेट हो, है ना। तो जैसे हमने मान लो कि अपन ने क्या किया कि कोई सेट लिया, जैसे समझने के लिए हम सिंगलटन वन ले लेते हैं, तो क्या ये बेसिस होगा इसका? तो देखिए, सबसे पहले बेसिस बनने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो ये सेट तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ओके। और साथ में कैसा होना चाहिए, जनरेटिंग सेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जनरेटिंग सेट होना चाहिए, ओके जी। अब बात बताओ मुझे, अगर मुझे किसी रियल नंबर को जनरेट करना है, क्या करना है, जैसे मुझे जनरेट करना है 7 को, ये रियल नंबर है, 7 को जनरेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे फील्ड से हमने 7 लेके आए, रैशनल 7 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, और हमने क्या किया, इस फील्ड के एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे 7 मिल गया, मुझे मिल गया 7। यस सर। सर सिर्फ प्रॉब्लम 7 की नहीं है, सर प्रॉब्लम ये है कि जैसे रियल नंबर तो रूट 2 भी है ना सर, है ना। अगर मुझे रूट 2 को जनरेट करना है सर, तो मैं कैसे करूँ सर, है ना। अब रूट 2 तो रैशनल नंबर के सेट में नहीं है ना। रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर के सेट में नहीं है, तो मैं यहाँ से रूट 2 तो नहीं ले सकता ना, है ना। रूट 2 अगर मैं नहीं से मल्टीप्लाई करके रूट 2 भी नहीं बना सकता, तो इसका मतलब है कि ये जो है अपना सेट सिंगलटन वन, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, इसमें क्या है, इसमें कमी है। तो ये सेट एक्चुअल में जनरेटिंग सेट नहीं है, क्योंकि ये रूट 2 को जनरेट नहीं कर पा रहा है, ओके। यस, तो फिर हम क्या करते हैं इसमें, जैसे हमने रूट 2 को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, रूट 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब रूट 2 जनरेट हो जाएगा, जैसे हमने रूट 2, 1 मिनट। हाँ, क्या बोले? हाँ ठीक है, लगा दूँ।
ओके, कहाँ थे हम? एक मिनट। इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, रूट टू को ऐड किया। ओके, और रूट टू को ऐड करने के बाद वी कैन जनरेट दिस रूट टू। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि रूट टू जनरेट हो गया है तो ये बेसिस बन जाएगा, क्योंकि देखिए रियल नंबर तो और भी बहुत से होते हैं, जैसे रूट थ्री। अब मैं इससे, जैसे यहाँ पे वन और रूट थ्री दिख रहा है, तो इससे मैं कैसे रूट थ्री को जनरेट करूँ? तो इट इज नॉट पॉसिबल। कि देखिए अगर हम क्या करें, बेसिस है ना, ये हमारी फील्ड है, और अगर ये इसको हम बेसिस कह रहे हैं तो इसने रूट थ्री को जनरेट करना चाहिए। दैट मीन्स कोई भी रैशनल नंबर लीजिए आप, और वन और रूट टू का यूज करके रूट थ्री बनाइए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, फिर इसमें रूट टू रूट थ्री को भी ऐड करते हैं। फिर फिर यहीं पे नहीं स्टॉप होता है, फिर रूट फाइव कैसे जनरेट करें? तो इस टाइप से ही चलते रहता है। तो इसका ये मीनिंग है कि इसके जो बेसिस रहेगा ना, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स रहेंगे, कोई फाइनाइट एलिमेंट्स बेसिस नहीं बन सकते हैं। ओके, दैट्स वाई इसकी जो डायमेंशन होती है वो इनफाइनाइट होती है, और इसका कोई स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। ठीक है, इसका कोई स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। तो ओके, सिमिलरली ऐसे ही अगर आप देखोगे तो सी ओवर क्यू का भी होता है। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है, सी ओवर क्यू का भी होता है। इसकी भी डायमेंशन इनफाइनाइट होती है, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी, स्टैंडर्ड बेसिस का कोई नहीं होता, तो इसकी जो डायमेंशन रहेंगी वो इन्फिनिटी रहेंगी, इनफाइनाइट रहेंगी। ओके, यस। सो अब नेक्स्ट हमने देखा था लास्ट क्लास में, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? ठीक। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने ये देखा है कि जैसे आर टू ओवर आर की डायमेंशन, तो सभी को पता है इसकी डायमेंशन टू होती है। एक्चुअल में हमने ये देखा था जनरलाइज केस कि आर एन ओवर आर की डायमेंशन कितनी होती है, एन होती है। ओके, यस। तो देखिए आर टू, ये जो वेक्टर स्पेस है, इसमें क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होती है, या टू टपल्स होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमने एक सेट लिया, इसमें ये एलिमेंट है वन जीरो और जीरो वन। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब मुझे चेक करना है क्या ये जनरेटिंग सेट है इस वेक्टर स्पेस का। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया ए कॉमा बी आर टू का, इस वेक्टर स्पेस का, और हम ये जनरल एलिमेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट है। अब देखते हैं कि क्या हम इस एलिमेंट को इस एस सेट से जनरेट कर सकते हैं क्या। यहाँ पे ए और बी क्या है, रियल नंबर है,
तो हमने क्या किया, रियल नंबर फील्ड से लिया ए और इस फील्ड के एलिमेंट्स को स्केलर को 1,0 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऐसे ही रियल नंबर बी हमने इस फील्ड से लिया और इसको मल्टीप्लाई किया सेकेंड एलिमेंट से और इसको हमने सॉल्व किया। तो ये आप देखिए क्या आएगा, a इंटू जीरो ए और a इंटू वन इज a इंटू जीरो इज जीरो और b इंटू जीरो इज जीरो और b इंटू वन इज b। जब इसको आप ऐड करोगे a प्लस जीरो इज a और जीरो प्लस b इज b, तो क्या आ गया है, ये एलिमेंट जनरेट हो गया है इन दो एलिमेंट से। तो इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर स्पेस के सभी एलिमेंट को हम इन दो एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं। तो ये सेट कैसा है, जनरेटिंग है, और जनरेटिंग होने के साथ साथ ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा बेसिस। क्या बनेगा, बेसिस बन जाएगा। ओके, यस। तो इसीलिए इसमें दो एलिमेंट है, इसलिए इसकी डायमेंशन कितनी है, 2 है। ओके, यस। ऐसे ही आप R3 को देख सकते हो, R4 को देख सकते हो। और एक्चुअल में ये क्या है, ये स्टैंडर्ड बेसिस है। जनरल बेसिस इसका आप कुछ भी ले लीजिए ऐसे, है ना, जैसे आपने एस सेट लिया ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये कैसा होना चाहिए, दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये भी क्या बन जाते हैं, बेसिस बन जाते हैं। और ये जनरल बेसिस है, ठीक है। कैसे बेसिस है, जनरल बेसिस है। ओके, यस। सिर्फ ये वेक्टर कैसे होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, तो इसी को आप ऐसे जनरलाइज कर सकते हो। सिमिलरली हमने सी एन ओवर सी का देखा है, क्यू एन ओवर क्यू का देखा है, और आर एन ओवर क्यू है, सी एन ओवर क्यू है, इस टाइप से। जैसे इसकी भी डायमेंशन एन रहेगी, इसकी भी डायमेंशन एन रहेगी, इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट रहेगी और इसकी भी डायमेंशन इनफाइनाइट। ओके, यस। और एक सी एन ओवर आर था, एक सी एन ओवर आर है, जिसकी डायमेंशन क्या होती है, 2n होती है। जैसे आप अगर देखोगे C2 ओवर आर, ठीक है, तो इसकी बेसिस क्या बनने वाली है, C2 ओवर आर। जैसे देखिए हमने क्या किया, C2 बोले तो C क्रॉस C, C2 मीन्स C क्रॉस C, ठीक है, C क्रॉस C। तो इसमें क्या रहेगी, ऑर्डर्ड पेयर रहेगी, ठीक है। C2 में क्या रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर रहेगी। कैसे, Z1 Z2 टाइप के, जहां पे Z1 और Z2 क्या होने वाले हैं, ये अपने कॉम्प्लेक्स नंबर रहे। ओके, यस। तो अब जैसे हम क्या करते हैं, इसका एक सबसेट लेते हैं इस वेक्टर स्पेस का। जैसे हमने मान लो ये ले लिया 1,0 और 0,1, ठीक है। तो क्या ये सेट F ये इस वेक्टर स्पेस का बेसिस होगा? तो क्लियरली दिख रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन क्या ये जनरेटिंग सेट होगा? तो मुझे नहीं लगता है जनरेटिंग सेट होने वाला है। जैसे मान लो हमने एक C2 का एक एलिमेंट लिया 1 प्लस आई और 2 प्लस 2i, तो मुझे इस एलिमेंट को इन दो एलिमेंट से जनरेट करना है। इट इज पॉसिबल। तो आप देखना, स्केलर हमारे क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। जैसे हमने इसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो ये अल्फा इंटू वन अल्फा आ जाएगा और अल्फा जीरो जीरो आ जाएगा। और इसको बीटा से मल्टीप्लाई किया तो जीरो बीटा जीरो होगा और बीटा इंटू वन बीटा आ जाएगा। जब इसको आप ऐड करोगे तो ये अल्फा कॉमा बीटा आएगा, जहाँ पे अल्फा बीटा दोनों क्या है, रियल नंबर है। जबकि हमें तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करने थे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि जनरेटिंग सेट नहीं है, कुछ तो कमी है इसमें, है ना। देखिए यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो था ही। अब इसको हम क्या करते हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करते हैं। जैसे 1,0 को रहने देते हैं, 0,1 को भी रहने देते हैं। अब हमने इसमें क्या ऐड किया, i,0 को ऐड किया और 0,i को ऐड किया, ठीक है, यस। तो क्या अभी जनरेटिंग सेट होगा? तो आप पहले तो देखिए क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट ये है, तो आंसर है यस, बिकॉज ये इसका स्केलर मल्टीपल नहीं है, इसलिए दोनों तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसको मैं इन दोनों से नहीं बना सकता हूँ क्योंकि फील्ड यहाँ पे रियल नंबर की है, समझ रहे हो ना। और इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं इसको नहीं बना सकता हूँ,
क्योंकि फील्ड रियल नंबर है, इसलिए चारों वेक्टर का जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, यस। तो अभी लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन क्या है, जनरेटिंग सेट है। जैसे हमने क्या किया, C2 का कोई आर्बिट्री एलिमेंट हम ले लेते हैं इस वेक्टर स्पेस का। तो देखिए हमने लिया a प्लस आई बी और दूसरा c प्लस आई डी, जहाँ पे ए बी सी डी क्या है, रियल नंबर है, और एक इसका एलिमेंट है C2 का एलिमेंट। मुझे इन चार एलिमेंट से ये बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले को इसको हम किससे, c से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर, यस। इसको c से मल्टीप्लाई किया है ना, 0,1। और फिर इसको हम जो है b से मल्टीप्लाई करेंगे, i,0, और इसको हम d से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, जैसे a से मल्टीप्लाई करें, a इंटू वन a इंटू जीरो इज जीरो, c इंटू जीरो इज जीरो, c इंटू वन इज c, b इंटू आई इज आई बी, या बी आई आप लिख सकते हो, और b इंटू जीरो इज जीरो, और d से मल्टीप्लाई कर, d इंटू जीरो इज जीरो, और ये d इंटू आई इज डी आई। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो आप, तो a प्लस जीरो प्लस बी आई प्लस जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी आई, या इसको आप आई बी भी लिख सकते हो। फिर जीरो प्लस सी प्लस जीरो प्लस डी आई, तो ये क्या बन गया, सेकेंड कंपोनेंट c प्लस डी आई। ठीक है, तो देखा आपने कैसा इन फोर एलिमेंट से एक C2 का एक आर्बिट्री एलिमेंट जनरेट हो गया। इसका ये मतलब है कि ये सेट जनरेटिंग भी है, जनरेटिंग है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। और इसकी जो डायमेंशन होंगी वो कितनी होगी, इसकी डायमेंशन होंगी 4, क्योंकि बेसिस में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। तो इसी को जनरलाइज जब आप करोगे तो CN ओवर R की जो डायमेंशन होती है वो 2n होती है। ठीक है, क्या होती है, 2n होती है। ओके, यस। अब हम चलते हैं, तो हमने कल भी देखा था सब कुछ, आज अब जो हम देखने वाले हैं वो कुछ ऐसे है। एक मिनट, ठीक है, तो ओके, जैसे एक वेक्टर स्पेस हम लेने वाले हैं यहाँ पे, और ये वेक्टर स्पेस है मैट्राइसिस की। कौन सी वेक्टर स्पेस है, मैट्राइसिस की वेक्टर स्पेस है। जैसे मान लो हमने ये लिया 2x2 ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स का कलेक्शन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें जो है 2 ऑर्डर की सभी रियल मैट्रिक्स रहेगी, ए बी सी डी, such that A, B, C, D are real number. ठीक है, yes, with respect to addition of matrices, usual addition of matrices and scalar multiplication, तो इनके रिस्पेक्ट में ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। अब मुझे देखना है कि इसका बेसिस क्या होगा और डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो अभी देखिए हम क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं जिसमें इसी वेक्टर स्पेस के कुछ एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमने लिया 1 0 0 0, ये भी 2 ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स ही है। सिमिलरली 0 1 0 0, और ऐसे ही 0 0 1 0, सिमिलरली 0 0 0 1। तो आप देख सकते हो ये क्या है, ये एक्चुअल में सबसेट है इस वेक्टर स्पेस का। क्या है ये इस वेक्टर स्पेस का सबसेट है। ठीक है, यस। तो क्या ये बेसिस होगा इस वेक्टर स्पेस का, तो आप देखिए क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो आप देख सकते हो ये इसका स्केलर मल्टीपल नहीं है, यहाँ फील्ड क्या है, फील्ड ऑफ रियल, ये इसका स्केलर मल्टीपल नहीं, और इनके कॉम्बिनेशन से मैं ये नहीं बना सकता हूँ, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं ये नहीं बना सकता हूँ। क्यों नहीं बना सकते सर, ये वाला देखो बच्चों, जो ये कंपोनेंट है ना, ये वाला, ये यहाँ पे 1 है, बाकी यहाँ पे 0 है, 0 है, 0, तो इनकी कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसका यहाँ पे 0 ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ तो 1 है। तो इससे पता चला कि ये सेट कैसा है, ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है। कैसा सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब क्या ये जनरेटिंग सेट है, तो आंसर है यस। हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट लेना है इस वेक्टर स्पेस से, और उस एंड को इन वेक्टर से जनरेट करके बताना है। जैसे देखो हमने क्या लिया, ए बी सी डी ले लिया, क्या लिया, ए बी सी डी ले लिया। तो हम क्या करते हैं, इन चार वेक्टर से इसको जनरेट करके बताते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, इसको बी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको सी से मल्टीप्लाई करना है,
और इसको डी से मल्टीप्लाई, ऐसे, ठीक है। अब इसको कर लीजिए आप सिंप्लीफाई। देखो ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए 0 0 0। जब बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 B 0 0। सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 0 C 0। और डी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 0 0 D। ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लो आप, a +0 +0 +0 तो ये आ गया a, 0 + B +0 +0 तो ये आ गया b, 0 + 0 + C +0 तो ये आ गया c, 0 + 0 + 0 + D तो ये आ गया d। तो बन गया अपना मैट्रिक्स। यस। तो ये सेट कैसा है, ये सेट जनरेटिंग भी है। कैसा है, जनरेटिंग है, इसलिए क्या बन गया, बेसिस बन गया। और इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी डायमेंशन होंगी फिर 4। कितनी होगी, तो डायमेंशन ऑफ व्हाट, M2 × 2/R, है ना। इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी डायमेंशन है 4। आई होप आपको समझा होगा। समझा है क्या बच्चों, बताना मुझे। ठीक। अभी देखिए हम क्या करते हैं इसमें, वेक्टर स्पेस को थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे हमने कर लिया 2/3 ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स का कलेक्शन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे क्या है, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कैसी है, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे, इसमें 2/3 ऑर्डर के एलिमेंट्स रहेंगे, लाइक दिस ABCDEF। जहाँ पे ये जो ABCDEF है, ये क्या हो गए, ये रियल नंबर। यस। ठीक है। यस। ओके। तो अभी हमें क्या करना है, वी नो दिस इज अ वेक्टर स्पेस, हमें पता है कि ये वेक्टर स्पेस तो है। अभी हमें इसकी बेसिस देखना है कि इसका बेसिस क्या हो। ठीक है। तो दिस इज अ वेक्टर स्पेस। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए एक सेट हम बनाते हैं, जिसमें एलिमेंट हम लेंगे 1 0 0 0 0 0। सेकेंड एलिमेंट रहेगा 0 1 0 0 0 0। थर्ड एलिमेंट होगा 0 0 1 0 0। फोर्थ एलिमेंट होगा 0 0 0 1 0 0। फिफ्थ एलिमेंट होगा 0 0 0 0 1 0। और एलिमेंट होगा 0 0 0 0 0। ठीक है। तो ये देखिए क्लियरली क्या है, ये एस इसी का सबसेट है ना। इसी वेक्टर स्पेस का ये सबसेट। क्या ये बेसिस है, तो सबसे पहले तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। कैसे सर, तो खुद ही सोचो। ये इसका स्केलर मल्टीपल नहीं है, इसको मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकता हूँ, इसको मैं इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकता हूँ, इनको मैं इन चारों के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकता हूँ, और इनको मैं इन पांचों के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकता हूँ। ठीक है। दैट्स वाई ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ओके। यस। अब आगे चलते हैं, क्या जनरेटिंग सेट है, तो यस आप क्या करिए, इसको ए से, इसको बी से, इसको सी से, इसको डी से, इसको ई से, इसको एफ से मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करोगे तो आप पाओगे कि यही आपको मैट्रिक्स मिलेगा ABCDEF। तो ये जनरेटिंग सेट भी है। ठीक है। ये कैसा सेट है, जनरेटिंग भी है, तो इस कारण ये क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एलिमेंट है, म्हणून याची सॉरी याची जे डायमेन्शन आहे किती होणार, 6 होणार। ओके, म्हणजे 6। तो इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी, 6 होगी। तो आई होप आपको कुछ चमका होगा। यहाँ डायमेंशन 4 हो रही है, बे दूनी 4, और यहाँ पे डायमेंशन 6 हो रही है, 6 होता है बेतिरिक्त 6। बरोबर। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जनरलाइज करके कि बताइए, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा वेक्टर स्पेस लिख दिया, ऐसा वेक्टर स्पेस 3 × 4 ओवर, है ना, और आर, तो इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी, बोलो जल्दी, कितनी कितनी होगी, 12 होगी, ऐसे। ठीक है। तो ये जनरलाइज है ना, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ, है ना, डायमेंशन ऑफ एम, M × N रियल मैट्रिसेस
ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इसकी डायमेंशन होगी m इंटू n। ठीक है, और आपको बेसिस भी बनाते आना चाहिए। ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड बेसिस मैंने लिखे हैं, इनके जनरलाइज बेसिस भी होते हैं, है ना। यस, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड बेसिस देख रहे हैं सिर्फ। ओके, यस, तो आगे चलते हैं। देखिए इसमें इसमें वही हमें देखना था, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, m m, n c over c, so it is a m by n complex matrices over the field of complex number। तो इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस रहेंगी वो ये रहेंगी, है ना। पहले वन लिखेंगे यहाँ पे, फिर बाकी सभी एलिमेंट जीरो, फिर वन शिफ्ट हो जाएगा आगे, बाकी सब एलिमेंट जीरो, ऐसे वन शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, लास्ट में वन ऐसे शिफ्ट होता होता, देखो कैसा चल रहा है, वन वन ऐसा चलेगा, इधर जाएगा, फिर ये यहाँ से इधर आ जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ऐसा जाएगा, और लास्ट में फिर ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, समझ रहे हो। ये यहाँ से वो चलना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे वन है, फिर इधर शिफ्ट हुआ, फिर लास्ट में गया, फिर ऐसे ही फिर ये यहाँ पे आएगा वन, बाकी सब एलिमेंट जीरो होंगे, ऐसा करते करते ये लास्ट में फिर ये यहाँ पे स्टॉप हो जाए ऐसे। और ये टोटल मैट्रिक्स कितनी होगी, तो ये m इंटू एन मैट्रिक्स होंगी। कितनी मैट्रिक्स होंगी, m इंटू एन। तो ये तो स्टैंडर्ड बेसिस है। अगर आप जनरल जनरल बेसिस की बात कर रहे हो तो आप कोई भी m इंटू एन लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिसेस इन्हें वेक्टर्स ले सकते, ठीक है, यस। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे आप हम ऐसे बात कर लेते हैं, m 2 क्रॉस या 3 क्रॉस 2 c ओवर c। तो 3/2 ऑर्डर की कॉम्प्लेक्स मैट्राइसेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसका एक जो सेट बनेगा, ये जो वेक्टर स्पेस रहेगा ये कैसा रहने वाला है, तो यहाँ पे 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेंगी, जैसे Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6। तो आप देख सकते हैं इसकी ऑर्डर कितनी है, इसकी ऑर्डर है 3/2। कितनी ऑर्डर है, 3/2। और यहाँ पे जो Z1, Z2 एंड सो ऑन Z6 है, ये क्या है, ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, यस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कलेक्शन है 3/2 ऑर्डर की, और फील्ड क्या है, फील्ड भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अगर आपको इसकी स्टैंडर्ड बेसिस देखना है तो क्या करिए, वन लिखिए, बाकी सब एलिमेंट को जीरो कर दीजिए, ठीक है। फिर वन को आगे शिफ्ट करो, बाकी सब एलिमेंट को जीरो कर दो। वन को इधर यहाँ पे सेकंड रो का पहला एलिमेंट लिखो, बाकी एलिमेंट को जीरो कर दो। ऐसे ही वन को यहाँ लिखो, बाकी एलिमेंट को जीरो कर दो। वन को जो है थर्ड रो का पहला एलिमेंट लिखो, बाकी सबको जीरो कर दो। वन को शिफ्ट करो, बराबर। तो इस टाइप से आ गया, है ना, इस टाइप से हमारा आ गया। ओके, तो ये रही इसकी स्टैंडर्ड बेसिस। आप देख लोगे कि तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और जनरेटिंग भी है। जैसे अगर मुझे क्या करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो क्लियरली वही कंसेप्ट यूज करना, देखो कि ये इसका स्केलर मल्टीपल नहीं है। ओके, और ये जो है ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता, क्योंकि देखो ये यहाँ पे वन है, बाकी इन दोनों के यहाँ पे क्या है, जीरो है। और ये जो एलिमेंट है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका वन है, बाकी इन सब के यहाँ पे क्या है, जीरो। और ये एलिमेंट इन चारों के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता है, और ये एलिमेंट इन पांचों के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके यहाँ पे वन है, बाकी सबके यहाँ पे क्या है, जीरो। कॉम्बिनेशन से तो बनेगा ही नहीं ना। तो दैट्स वाई ये सेट कैसा होगा, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसा सेट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्या है, जनरेटिंग सेट है, तो आंसर है यस। क्योंकि अगर आप इसका एक आर्बिट्री एलिमेंट लेते हो, जैसा मान लो हमने ये आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया और मुझे इनको इस एलिमेंट से जनरेट करना है, तो Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, ऐसे, ठीक है। इसको जनरेट करना है इनसे, तो इसको Z1 से मल्टीप्लाई करिए आप, Z1 से मल्टीप्लाई करना है इसको Z2 से मल्टीप्लाई करिए,
इसको Z3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको Z4 से मल्टीप्लाई करिए, इसको Z5 से मल्टीप्लाई करिए, और इसको Z6 से मल्टीप्लाई करिए। जब आप इनको एडअप करोगे तो आप पाओगे कि ये यही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जनरेटिंग सेट भी है। कैसा है? जनरेटिंग सेट है, इसलिए क्या बन जाएगा? बेसिस बन जाएगा। क्या बनेगा? बेसिस बनेगा। इसलिए इसकी डायमेंशन कितनी होंगी? 6 होंगी, बेतरिक 6 ऐसे। ठीक है, लेकिन देखो सेम ये ऐसा ही कहाँ पे होता है? ऐसा ही ये आर ओवर आर की केस में होता है, आर ओवर आर की केस में होता है, और क्यू ओवर क्यू की केस में भी होता है, क्यू ओवर क्यू की केस में भी ऐसा ही होता है। कहाँ ऐसा नहीं होता है? देखो, अगर आपने क्या किया, टू ऑर्डर की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कलेक्शन लिया, लेकिन फील्ड हमने ले ली, फील्ड हमने क्या ली? फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे अभी ट्विस्ट आएगा। देखो कैसे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, टू ऑर्डर की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कलेक्शन लिया, लेकिन किस फील्ड पे? फील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इसका अगर मैं एक सेट लेता हूँ, टू और सबसेट लेता हूँ, ठीक है, हमें तो पता है ये जो वेक्टर स्पेस है ये क्या रहेगी, इसमें एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर रहने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का एक कलेक्शन होगा। क्या रहेगा ये? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कलेक्शन रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया Z1, Z2, Z3 और ये Z, सच दैट Z1, Z2, Z3, Z4 ये क्या रहेंगे? ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे। ठीक है, यस। अब मैं इसका एक सबसेट लेता हूँ S, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। तो ये जो सबसेट है क्लियरली लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन क्या ये जनरेटिंग है? क्या ये जनरेटिंग सेट है? तो आंसर है नहीं। क्यों जनरेटिंग नहीं है? जैसे हमने मान लो एक मैट्रिक्स ले ली 1 + i 3 4, तो मैं इसको इन चार एलिमेंट से कैसे जनरेट करूं? क्योंकि फील्ड क्या है? फील्ड रियल नंबर की है। एक बात बताओ, जो स्केलर आप लोगे, जो स्केलर आप लोगे वो रियल नंबर रहेंगे, ठीक है, और रियल नंबर को जब इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे जो कंपोनेंट आएंगे मैट्रिक्स के अंदर भी रियल नंबर रहेंगे। तो ये नंबर नहीं बना सकता हूँ ना मैं 1 + i। तो ये प्रॉब्लम है कि जनरेटिंग सेट नहीं है। तो कुछ तो कमी है ना? कुछ तो कमी है इसमें कि जनरेटिंग सेट नहीं बन पाया। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अभी हम कुछ एलिमेंट को अगर ऐड कर दे तो ये जनरेटिंग सेट बन जाएगा। कैसे? इसमें i ऐड करो 0 0, फिर 0 i 0 0, ऐसे ही 0 0 i 0 और 0 0 0 i। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब ये क्या बन जाएगा? ये जनरेटिंग सेट भी बन जाएगा। क्या बनेगा? जनरेटिंग सेट भी बन जाएगा। ठीक है, यस। जैसे कोई एक एलिमेंट हमने लिया a + ib, c + id, e + if, g + ih। ठीक है, ये इसी है ना, मैट इसी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा। तो अगर हमें बनाना है, ठीक है, अगर हमें बनाना है ये मैट्रिक्स इन के कॉम्बिनेशन से, तो बन जाएगा। इसको a से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, इसको b से मल्टीप्लाई करिए, इसको c से मल्टीप्लाई करिए, इसको d से मल्टीप्लाई करिए, इसको e से मल्टीप्लाई करिए, इसको f से मल्टीप्लाई करिए, इसको g से मल्टीप्लाई करिए, इसको h से मल्टीप्लाई करिए। एड अप करोगे तो ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से। तो आपने देखा कि अगर अगर ये रहा,
जैसे इसकी डायमेंशन कितनी होंगी तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है इसकी डायमेंशन कितनी है 8 है जबकि यहाँ आर ओवर आर या सी ओवर सी या क्यू ओवर क्यू होता तो बेदुनी 4 4 आता लेकिन यहाँ पे 8 हो गई क्योंकि डायमेंशन वेक्टर स्पेस देखिए क्या है और फील्ड देखिए क्या है तो इसको अब अगर हम जनरलाइज करें मीन्स ये 4 का डबल है ये 4 का क्या है डबल है तो ऐसे ही एम एन टी ओवर आर अगर इसकी डायमेंशन अगर आपको देखनी है तो ये होगा 2 टाइम्स एम एन क्या होगा 2 टाइम्स एम एन होगा ऐसे मीन्स इस एम एन का डबल होगा ठीक है यस और सेम बात यहाँ पे होंगी अब ऐसे कि ये अगर आपने एम एन है ना सी ओवर क्यू की बात की तो इसका कोई स्टैंडर्ड बेसिस नहीं रहेगा और इसकी डायमेंशन हमेशा इनफाइनाइट रहेंगी और सेम अगर ये है ना एम एन आर ओवर क्यू अगर है तो इसकी भी डायमेंशन क्या होंगी इन्फिनिटी ओके यस तो अब आगे चलते हैं देखिए इसके अंदर जैसे ये मैट्रिक्स के कलेक्शन का तो हो गया पॉलिनोमियल की बारी आएंगी आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक है तो ये जो पीएनसी ओवर सी है पीएनसी ओवर आर पीएनसी ओवर क्यू पीएनआर ओवर आर ठीक है तो सबसे पहले हम पीएनआर ओवर आर की बात करेंगे देखिए यहाँ पे है ना ठीक है तो ये व्हाट इज पीएनआर ओवर आर पहले तो एक बात आइए मुझे कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है ये नितिक्षा दीक्षा गजानन साक्षी खुशी पूजा ठीक है दीक्षा है प्रेजेंट पूजा पूजा है प्रेजेंट खुशी नितिक्षा है ठीक है झोपायचा नहीं सोना नहीं ठीक है चाय चाय पी सकते नितिक्षा आप इंटरव्यू दे रहे क्या आज का अच्छा ठीक है फिर चलो बेस्ट ऑफ लक पढ़ाई की क्या आपने पढ़ाई कर ली क्या 9 10 9 10 का देखना था ठीक सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हम्म पता है क्या ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना इसलिए बोल रहा हूं। जैसे सिलेंडर आपको पता होगा ना इस टाइप का जो होता है ना इस टाइप का जो होता है इसको मराठी में बेलन बोलते हैं शायद सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ठीक है तो इसमें अब क्या होता है इसमें दो सरफेस एरिया दो टाइप का होता है एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया ठीक है कर्व बोले तो ये वाला ये ऐसे ये जो है ना इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये होता है कितना होता है ये होता है 2 पाई आर एच जहाँ पे आर इसका ये रेडियस होता है ना ये रेडियस बोलिए या ये रेडियस बोलिए एक ही बात है और एच होती है इसकी हाइट ये हाइट एच तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाता ये ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाले सर्कल का एरिया को ऐड कर लेते 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर तो ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ठीक है तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया
इसका वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला है इसका पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। ठीक है, यस, तो ये याद रखना। सिलेंडर के बारे में पूछ सकते हैं। और एक होता है स्पीयर। ठीक है, स्पीयर आपको पता ही होगा, इस टाइप का होता है ना। तो इसका सरफेस एरिया, इसमें कब कोई कर्व्ड और टोटल नहीं होता, इसमें सिर्फ सरफेस एरिया होता है। ठीक है, सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला है 4 पाई, 2 मिनट मुझे याद करने दो, 4 पाई r क्यूब। और क्योंकि इसमें सिर्फ रेडियस रहेगा, हाइट वगैरह तो नहीं रहती इसके अंदर। 4 पाई r क्यूब। ठीक है, इस टाइप से ये होता है, स्क्वायर तो नहीं होता। 4 पाई r स्क्वायर है क्या? ठीक, 4 पाई r। ठीक, तो इसमें फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात होती है इसमें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम आ जाएगा इसका 4/3 पाई r क्यूब। उसमें क्यूब है बराबर, हाँ। वॉल्यूम के अंदर क्यूब आता है, एरिया के अंदर स्क्वायर ही आता है। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर क्यूब आता है, ये वॉल्यूम है। और एक ये रहता, क्या बोलते हैं उसको, आइस कोन आपकी, मैंने हॉरिजॉन्टल, चलो ये ऐसे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से कोन है। ओके। अब इसमें क्या होता है कि, 2 मिनट। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया, बेस में जो सर्कल है। इसमें अब हाइट दो टाइप की होती है। एक तो ये इसकी ओरिजिनल हाइट, जो स्मॉल एच से डिनोट करते हैं जनरली। और एक होती है ये स्लैंट हाइट। ये वाली जो हाइट होती है ना, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, और इसको एल से डिनोट करते हैं ऐसे। तो अब इसमें सरफेस एरिया की बात होती है। तो इसमें, हाँ ठीक है, इसमें देखो, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। 1 मिनट रुका, 1 मिनट। ठीक है, देखिए, जैसे इसमें सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड बोले तो ये ऐसे वाला। और एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका पाई r l। इसमें स्लैंट हाइट का यूज होता है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में ये जो बेस में सर्कल है उसका एरिया, और सर्कल का एरिया सभी को पता होता है पाई r स्क्वायर। तो ये पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर ऐसे होता है। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच ऐसे। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर और वॉल्यूम ऑफ, अच्छा यहाँ वॉल्यूम बोला आपको पता है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये है ना, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अपन किधर से किधर चले गए, कोई बात नहीं। कहाँ थे हम? ये देखो, इस पे आ जाओ। देखो, इसमें जैसे हम बात कर रहे थे इसकी पी एन आर ओवर आर, पी एन आर ओवर आर। ठीक है, पी एन आर ओवर, तो ये पी एन आर क्या होता है? इट इज अ
वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स, रियल पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री एटमोस्ट n, वो सभी पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा, जास्तीत जास्त n असते, है ना, मॅक्सिमम n होती है, n किंवा n पेक्षा कमी, तो ऐसी पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया P2R, तो इसका मीनिंग होगा कि वो सभी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री मैक्सिमम 2 रहेगी, एटमोस्ट 2 रहेगी, म्हणजे 2 आणि 2 पेक्षा कमी। और इसमें जीरो पॉलिनोमियल भी हम लेते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो उसकी डिग्री को हम जीरो कहते हैं ना। जैसे जैसे इसमें 1 आ जाएगा, 2 आएगा, √2 आएगा, पाई आएगा, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, यस। और क्या 1 डिग्री की पॉलिनोमियल, 1 प्लस एक्स आएगा, एक्स आएगा, ठीक है, फिर 2 प्लस एक्स आएगा, एंड सो ऑन। फिर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3, इस टाइप से, और भी बहुत कुछ, है ना। मुझे क्या करना है यहाँ पे, जैसे इसको जनरलाइज कर दिया, जैसे मान लो, चलो इसी को देख लेते हैं हम लोग, P2 ओवर R, इसका मुझे बेसिस देखना है, क्या देखना है, बेसिस देखना है। तो इसका एक हमने सबसेट लिया, इसमें 1 है, x है और x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या ये बेसिस होगा? तो सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब यहाँ देखो फील्ड क्या है, फील्ड है रियल नंबर, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके तो x नहीं बना सकता ना मैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं एक्स स्क्वायर नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, दैट्स व्हाई ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है। लेकिन क्या ये जनरेटिंग सेट होगा इस वेक्टर स्पेस के लिए? तो हमने क्या करना है, इस वेक्टर स्पेस का एक आर्बिट्री एलिमेंट लेना है, जैसे कि a0, या फिर सिंपली a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो ये एक जनरल एलिमेंट हो गया इस वेक्टर स्पेस का, है ना। यस, तो क्या मैं इस एलिमेंट को इन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ? यस, यहाँ पे एबीसी क्या है, रियल नंबर है, तो ए को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, बी को हमने सी एक्स से मल्टीप्लाई किया, और सी को हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे बन गया। दैट मीन्स ये सेट क्या है, ये सेट है जनरेटिंग सेट। ये सेट कैसा है, जनरेटिंग सेट, तो इसलिए क्या बन जाएगा, हाँ बन गया। तो ये सेट क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। ये सेट क्या बनेगा, बेसिस बन जाएगा। ओके, तो अब इसकी डायमेंशन कितनी है, P2R की डायमेंशन कितनी है? सो डायमेंशन ऑफ P2R ओवर R, तो इसकी डायमेंशन है 3। ठीक है, ऐसे ही अगर आप P3 ओवर R, P3R ओवर R की अगर बात करोगे, तो इसमें क्या आएगा, इसमें वो सभी पॉलिनोमियल्स आएगी, है ना, इसमें वो सभी पॉलिनोमियल्स आएगी जिनकी डिग्री एटमोस्ट क्या होगी, 3 होगी। और पॉलिनोमियल्स कैसी रहेगी, रियल पॉलिनोमियल्स रहेगी। तो इस टाइप की ये पॉलिनोमियल्स रहने वाली है P3R ओवर R के अंदर। ठीक है, अब अगर हम इसकी बेसिस की बात करें, तो इसमें बेसिस क्या बनेगा, 1x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ये बेसिस बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसको मैं इससे लिख के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, इसलिए ये जनरेटिंग सेट है, और इस साथ में कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो जनरेटिंग प्लस लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के कारण ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा बेसिस। क्या बनेगा, बेसिस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी डायमेंशन कितनी बन गई फिर, डायमेंशन ऑफ P3R ओवर, ठीक है, इसकी डायमेंशन कितनी, तो इसकी डायमेंशन है 4। कितनी डायमेंशन है, 4 डायमेंशन। ओके, यस। तो अब अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं, अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं, कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ PNR ओवर R, ठीक है, इसकी डायमेंशन कितनी होगी। तो देखो, जब हमने P2 लिया तो डायमेंशन 3 बनी, है ना, डायमेंशन कितनी बन गई, 3। और जब हमने P3 लिया तो डायमेंशन 4 बनी। तो PNR की डायमेंशन कितनी होगी, PNR की डायमेंशन होगी n+1। ठीक है, तो ऐसे ही सेम ये ट्रू होता है किसके लिए, PNC ओवर C के लिए, है ना, यस। और ये ट्रू होता है किसके लिए, PNQ ओवर Q के लिए, ऐसे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा, है ना, इसमें जैसे एक
तो केस है जैसे यहाँ पे P2C ओवर R, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहेगा, देखिए इसमें जो एलिमेंट रहेंगे वो पॉलिनोमियल रहेगी, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, तो A0 plus A1x plus A2x square, such that this A0, A1 and A2 are complex number. ये कैसे रहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। ये अब यहाँ फील्ड क्या है, फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो क्या ये जो सेट था 1x और x स्क्वायर, क्या ये यहाँ पे भी बेसिस बनेगा? तो देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है, नो डाउट, है ना, नो डाउट। बट क्या ये जनरेटिंग सेट है? तो आंसर है नहीं, ये इट इज नॉट अ जनरेटिंग सेट। बिकॉज देखिए अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ 1 प्लस 2ix प्लस 3x स्क्वायर, तो क्या मैं इस पॉलिनोमियल को इसके कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ? देखिए जो स्केलर हम लेंगे वो रियल नंबर रहेंगे, और हमें पता है कि जब रियल नंबर से इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये जो 2 आया है ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ओके। दैट्स मीन्स इट इज नॉट अ जनरेटिंग सेट, कुछ तो कमी है। तो इस कमी को हम पूरा करते हैं कुछ एलिमेंट्स को ऐड करके। वो एलिमेंट है आई एक्स और आई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये सेट आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये जनरेटिंग भी है, और ये फिर क्या बन जाता है, ये बेसिस बन जाता है। और इसकी डायमेंशन आप देख सकते हो कितनी है, इसकी डायमेंशन है 6। तो याद रखना, इसको अगर हम जनरलाइज करें कि पीएनसी ओवर आर, पीएनसी ओवर आर की डायमेंशन क्या रहेंगी, तो इसकी डायमेंशन रहेंगी 2 टाइम्स n+1, n+1 का डबल, ओके। और इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो क्या रहेगा, 1, ठीक है, x, x स्क्वायर एंड सो ऑन, x टू द पावर n, कॉमा i, ix, ix स्क्वायर एंड सो ऑन, ix टू द पावर n, ऐसे, ठीक है, यस। तो ये बेसिस रहेगा, और इसमें देख सकते हो आप एलिमेंट कितने हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक n+1 है, और ये यहाँ से यहाँ तक n+1 है, ये n+1 एलिमेंट और ये n+1, तो हम कह सकते हैं इट इज 2 टाइम्स n+1 एलिमेंट्स। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करोगे PNR ओवर आर की, या फिर PNC ओवर C की, PNC ओवर C की, या फिर PNQ ओवर Q की, ठीक है, यस। तो इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है इन तीनों की, वो क्या होती है, क्योंकि हमें इसमें n+1 एलिमेंट रहेंगे, तो 1x, x स्क्वायर एंड सो ऑन, x टू द पावर n, ये स्टैंडर्ड बेसिस होती है, ठीक है, यस। तो आज के लिए इतना ही है ना, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ओके।